वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास मटेरियल क्लास 4 एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये चैप्टर कॉस्टिंग का तो चैप्टर है ही है, साथ में एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके अंदर भी इन्वेंट्री कंट्रोल करके आता है, राइट। सो आज इस मटेरियल 4 की क्लास में हमने क्या करने जाना है। पिछली क्लास में हमने सीखा था हाउ टू परचेज, हाउ मच टू परचेज, राइट। बट आज हम सीखने जा रहे हैं कि जब स्टोरेज पे सामान होता है तो हम उसको कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, उसे कैसे अकाउंटिंग करते हैं। किसी भी चीज़ की अगर अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पर चोरी होने का डर रहता है। सो ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम जो स्टोर्स में होते हैं, ये किस तरह से अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं, क्या तरीका है इनका, वो देखते हैं, राइट। सो सबसे पहले आपको सिखाना चाहूँगी कि that inventory control systems are of two types. One is periodic, another is perpetual. क्या बेटा? Periodic and perpetual. Now periodic क्या है? आज मैं कुछ भी लिखूंगी नहीं, पहले से हम समझेंगे। Periodic का मतलब होता है कि हमने once a year सारा सामान स्टॉक का निकाला, उसे काउंट किया और उसके बाद करा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। क्या किया बेटा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करने से हमारे पास कंजम्पशन, अगर पिछले साल का स्टॉक निकाला ही था, सारा साल में हमने जितना परचेज किया वो लिख लिया, और जो क्लोजिंग्स में निकाला हमने कितना सामान रखा हुआ था वो निकाला, और उससे हमने अपना कंजम्पशन निकाल लिया। बट इस पीरियोडिक मेथड में जो हम वंस इन अ ईयर आके कर रहे हैं या वंस अ मंथ आके कर रहे हैं, इस काम में गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है कि अगर कोई चोरी हो रही है तो नहीं पता चलेगा, कोई लॉसेस हो रहे हैं, खराब हो रहा है मटेरियल, तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा इसके अंदर, क्योंकि हम तो सिर्फ साल में एक ही बार विजिट कर रहे हैं, राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए दूसरा मेथड होता है परपेचुअल। बट बेटा मैं आपको पीरियोडिक के ऊपर अपनी एक लाइफ स्टोरी सुनाती हूँ। अब मैं कंपनी का नाम तो नहीं बताऊंगी, बट हाँ आपको सुनाती हूँ एक लाइफ स्टोरी। ये रियल लाइफ की है और आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा। सो आई वॉज डूइंग अ ऑडिट once upon a time and I was an article clerk like you। मैं आर्टिकलशिप पे थी, तो मेरे सर ने बोला ये बेटा पिछले साल की फाइल है, हम जिस कंपनी में आपको भेज रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पर बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके अंदर हो रहा है ये, तो आपको जाना है, आप यू हैव टू गो टू गुड़गांव एंड वहाँ पर उनका शोरूम है और शोरूम के पीछे बहुत बड़ा गोडाउन भी है। तो आपने क्या करना है कि आपने वहाँ पर जा करके ऑडिट करना है। मैंने कहा ठीक है सर जी, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने मेरे को एक स्टॉक की लिस्ट दी, पिछले साल की ओपनिंग स्टॉक। बोले बेटा परचेज के सारे वाउचर्स हमारे पास आ चुके हैं, अब आपने 31 मार्च आ रही है, अब आपने क्या करना है, जाओ और इन सब सामान को काउंट करके आ जाओ बस, और हम ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कर देंगे। तो मैं गई, सब सामान काउंट किया, और उनके पास क्या था कि ज्यादातर सामान ना परपेचुअल पे ही था। परपेचुअल का मतलब होता है हमेशा रिकॉर्ड बनाते हैं, वो बता रही हूँ परपेचुअल क्या है। तो उनका ज्यादातर जो कॉस्टली सामान था वो सब परपेचुअल पे था, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड्स बन रहे थे, प्रॉपर सब कुछ हो रहा था। बट जो छोटी वैल्यू आइटम थी, जैसे ट्यूबलाइट्स हो गए, पेन हो गया, फिनाइल हो गया, इस तरह की जो बिल्कुल लो वैल्यू आइटम्स हैं जो स्टाफ कंज्यूमेबल्स के फॉर्म में होते हैं, वो उन्होंने पीरियोडिक पे रखा हुआ था कि कौन इनका हिसाब किताब रोज का रखेगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया हुआ था, उसको पीरियोडिक पे रखा हुआ था। तो हमें क्या करना था, सिर्फ क्लोजिंग काउंट करके आना था। तो आई वाज जस्ट रोमिंग अबाउट एंड काउंटिंग द थिंग्स। फिनाइल की बॉटल कितनी रखी है, अच्छा 20 रखी हैं। अच्छा पेन कितने रखे हैं, अच्छा 30 डजन्स रखे हुए हैं, राइट। अच्छा ये कितने रखे हुए हैं, आपकी ट्यूबलाइट्स कितने रखते हैं। वहाँ पे उन्होंने एक रैक बना रखा था ट्यूबलाइट का, और रैक में जब भी ट्यूबलाइट्स आते थे वो खड़ी कर दिया करते थे, राइट। सो वो लोगों की ट्यूबलाइट्स का आया हुआ था, फिलिप्स की ट्यूबलाइट थी, अच्छी ब्रांड की ट्यूबलाइट्स थी, एंड देयर वर अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 32 ट्यूबलाइट्स के आसपास थी। तो 32 ट्यूबलाइट्स थी। फिर क्या हुआ, मैं वहाँ पर सब चीज़ें काउंटिंग करी, इट वाज लाइक 2-3 आवर्स जॉब, और मैंने 2-3 घंटे में सब चीज़ों की जो पीरियोडिक पे थी उनकी काउंटिंग कर लिया, और उसके बाद मैंने ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग लगाया। बट जब वो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग निकला तो कंजम्पशन आ रही थी ऑलमोस्ट 800 ट्यूबलाइट्स। 800 ट्यूबलाइट्स मतलब कैसे मैम, मतलब कि जैसे opening was suppose 25 tube lights, the purchase was 850 tube lights, and the closing was 32 tube lights. So my consumption came out to be, consumption was
25 plus 850 minus 32, it was 843 tube lights. Now 843 पिछले साल कितना था? मैंने देखा पिछले साल के रिकॉर्ड में इट वाज समथिंग अबाउट 790 समथिंग, बट मेरे को ये फिगर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी ट्यूबलाइट एक पॉइंट पर, आजकल तो एलईडी का ज़माना है, बट पहले जो ट्यूबलाइट्स हुआ करती थी वो एक ट्यूबलाइट एक पॉइंट पर 2-3 साल आराम से चल जाया करती, मोटी मोटी ट्यूबलाइट्स होती थी। दैट वाज लाइक एक ट्यूबलाइट 3 साल कहीं नहीं गई, राइट, आराम चलती थी और इवन ज़्यादा चलती थी। बट मैंने देखा, मैंने क्या किया, गोडाउन में घूमी और उनके शोरूम में घूमी और देखा कहाँ कहाँ ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, और वो सारी की सारी ट्यूबलाइट्स मैंने काउंट करी एंड आई वाज कंफ्यूज्ड। मैं अगले दिन सर के पास गई, मैंने कहा सर ये जो ट्यूबलाइट्स की कंजम्पशन है ना बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है फिनाइल की कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा थी, लगभग 650 5 लीटर के केनीज थे। मैंने कहा सर ये तो गोडाउन है, छोटा सा शोरूम है, इसके साथ 650 मतलब 20 अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर की केनी फिनाइल की रोज खत्म हो रही हैं। हाँ मतलब 2 फिनाइल की 20 लीटर्स फिनाइल रोज खत्म हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है सर? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? कितना हुआ ये अप्रॉक्सीमेटली 365 से डिवाइड करो तो अप्रॉक्सीमेटली 2 हो गया ना, 2 कंजम्पशन 365 डेज, तो रोज 2 केनीज खत्म हो रही हैं, मतलब रोज 10 लीटर फिनाइल लग रहा है। ओ बेटा, मैं क्या सर जी कोई हॉस्पिटल थोड़ी ना जो सारा दिन पोछा लगता रहता है यहाँ पर फिनाइल का, ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर तो, राइट? सफाई के नाम पे गोडाउन में तो बिल्कुल भी सफाई नहीं थी, थोड़ी बहुत शोरूम में थी। शोरूम में कितना लग जाएगा? 1 लीटर, हम 5 लीटर केनी लाते हैं किसी घर में तो पूरा 1 महीना चलती है, यहाँ पे चलो जी आप 15 दिन में खत्म कर लो, बट रोज 2 केनीज खत्म हो रही है। सर बोले देख पिछले साल कितना था? मैं क्या सर वो 650 नहीं था, 620 था, और ट्यूबलाइट 790 समथिंग थी। तो सर बोले ठीक है 10-20% का कंजम्पशन इंक्रीज चलता है। मैं क्या मगर सर बात 10-20% की नहीं है, बात ये है कि वो लोग रोज 2 लीटर मतलब 2 केनीज 10 लीटर फिनाइल खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पोछे में तो नहीं लग सकता, राइट? तो सर को लगा हाँ बात तो ठीक कह रही है लड़की हमारी, राइट? और मैंने कहा सर एक बात बताओ, ये जो कंजम्पशन ट्यूबलाइट की नज़र आ रही है ना, ये भी गड़बड़ है। आपको पता है मैंने सारे लाइट पॉइंट्स गिने, और सारे लाइट पॉइंट्स गिनने के बाद मुझे मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली, तो जैसे हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी ना पिछली बार, तो मेरे को पता चला यहाँ पर अगर ये कंजम्पशन है तो हर पॉइंट की हर ट्यूबलाइट लगभग 20 दिन में चेंज हो रही है, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है 20 दिन में चेंज होना, कि कोई भी ट्यूबलाइट 3-4 साल तक कभी कहीं खराब नहीं होती। आपको भी पता सर, कोई छोटा मोटा ब्रांड यूज नहीं कर रहे, फिलिप्स ब्रांड यूज कर रहे हैं, और अगर फिलिप्स की ट्यूबलाइट यूज कर रहे हैं तो पक्का ही 3-4 साल कहीं नहीं गई। अब आप बोलो जी वो मतलब 20 दिन में आपको चेंज करने की फ्रीक्वेंसी, मैथमेटिकल कंजम्पशन तो 20 डेज की निकल रही, 22 डेज की निकल रही है। सो दिस इज हाईली रॉन्ग डेटा। सर ने कहा बेटा अच्छा तू क्या करना चाहती है बता? मैं क्या सर मैं इसके ऊपर ऑडिट दोबारा करना चाहती हूँ, और ये पूछना चाहती हूँ कर क्या रहे हैं, अगर ये ऑडिट ठीक नहीं है तो आप इन्वेस्टिगेशन बिठाइए, देखिए क्या हो रहा है। क्या हुआ कि सर ने बोला कि ठीक है ओके यू गो एंड इन्वेस्टिगेट, देखो क्या हुआ है, अभी लाइट लेवल पे करना, शोर मत मचाना, ज़्यादा शोर मचाओगे तो क्या होता है कि बड़ी कंपनी है, हमारा ऑडिट चला जाएगा। मैं क्या अच्छा सर चलो चलो कोई बात नहीं, मैं शोर नहीं मचाती हूँ। वहाँ मैं गई, मैंने उधर वो जो स्टोर कीपर था उससे पूछा कि भैया तुम्हारे यहाँ पर तो अभी मैं परसों आई थी 32 ट्यूबलाइट्स थी, अभी तो यहाँ पर एक भी नहीं है। लग गई मैडम, क्या हो गया? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमने चोरी करी है, आप ऐसे पूछ ही क्यों रहे हो हमसे? क्या भैया भड़क क्यों रहा है भाई, मैं तो सिर्फ पूछ ही रही थी, यहाँ पे 32 ट्यूबलाइट्स थी परसों तक, एक ही दिन में 32 लग गया, ये कैसे हो सकता है? तो सर लग गया, आपने हम इसका रिकॉर्ड थोड़ी ना बनाने को कहा हुआ है, रिकॉर्ड तो हम सिर्फ परपेचुअल चीज़ों को बनाते हैं, पीरियोडिक का तो हम रिकॉर्ड ही नहीं बनाते। मैंने कहा अच्छा भाई, मगर उसके चीखने चिल्लाने से ये तो श्योर हो गया था कि ये बंदा गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि कोई बंदा अगर गड़बड़ करता है तो अपनी बात को ठीक करने के लिए चीखता है,
राइट। तो मेरे को समझ में आ गया कि भैया गड़बड़ है, ये तो पक्का पक्का कुछ फ्रॉडीलेंट उस पर लगा हुआ है, कुछ दाल में काला है या दाल ही काली है। तो अच्छा एक काम करते हैं, मैंने क्या किया, उनके परचेज बिल्स निकाले, उनके वेंडर्स के पास गई और वेंडर्स के साथ धीरे धीरे मैंने उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन बिठाई। और जब इन्वेस्टिगेशन बिठाई तो पता है क्या पता चलता है, ये पता चला कि एक्चुअली में जितना भी सामान परचेज होता था वहाँ गेट के साथ स्टोर कीपर और जो रिसीविंग डिपार्टमेंट उनकी सांठगांठ हो रखी थी। तो वहीं गेट से ही उसको वो लोग वहीं बाहर के बाहर बेच दिया करते थे वेंडर को, मतलब मार्केट में बेच दिया करते थे। और वहां पे जिसको बेचा करते थे, जब ऑडिटर आने वाले होते थे साल के एंड में, उनको पता साल का एंड आ रहा है, 31 मार्च आ रहा है, तो अब ऑडिटर आने वाले हैं, तो जब ऑडिटर आने वाले थे तो किराए की ट्यूबलाइट्स लाके वहां खड़ी कर दिया करते थे कि देख लो जी, आओगे ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग निकालो और 10-20% हर साल इंक्रीज करते चलो, और अल्टीमेटली किसी को कुछ पता नहीं चलना, अल्टीमेटली सब शांत। राइट। सो इट वॉज अ बिग फ्रॉड विच वॉज कॉट। तो छोटी आइटम्स निकाल के भी लाखों का डिफरेंस आ गया था जी। आप समझते हैं, आप बोलोगे मैम लो जी, फिनाइल और ट्यूबलाइट में घपला कर भी लेगा तो कितना कर लेगा? नहीं बच्चे जी, सिर्फ इतना नहीं है, पता नहीं कितनी सारी आइटम्स हैं, उन सबको थोड़ा, जिस बंदे की चोरी करने की आदत पड़ जाती है ना, उसको फिर चोरी का ही माल हजम होता है। यू अंडरस्टैंड? वैसे हम कहते हैं चोरी का माल हजम नहीं होता, बट उस बंदे को पक्का ही चोरी का माल हजम होता है। तो मैंने आपको बताया। आइए चलिए अब आप लिखना शुरू करते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, इस स्टोरी को दिमाग में रखेंगे और देखेंगे हमने स्टोरी से क्या सीखा। हमने सीखा कि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम दो तरीके से बनाया जाता है। द इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इज बाय टू मेथड्स। One method is periodic method and other method is perpetual method. Right? One is periodic method and other is perpetual method. Periodic का मतलब होता है कि हम once in a year, once in a month हम उस ट्रांजेक्शन को ले रहे हैं। Right? So the stock taking is done in a period, usually a year, साल में एक बार या फिर साल में 2 बार, मतलब 2 बार, महीने में एक बार, कुछ इस तरह से एक पीरियड डिसाइड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द कंपनी कि इसको किस तरह से रखना है। दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक आइटम्स। राइट। अब आता है परपेचुअल आइटम्स। परपेचुअल आइटम का मतलब होता है, परपेचुअल वर्ड का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। परपेचुअल वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअसली रिकॉर्ड बन रहा है। कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या चीज बनता है? कॉन्टिन्यूअसली स्टॉक टेकिंग भी होगी, मतलब हर बार आप स्टॉक चेक करेंगे, और कॉन्टिन्यूअसली रिकॉर्ड मेकिंग भी होगी, तो उसका रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। राइट। तो यहाँ पर पीरियोडिक में जो रिकॉर्ड बन रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो सारा का सारा साल में या महीने में एक बार हो रहा है, बट परपेचुअल में कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चल रहा है। राइट। अब पीरियोडिक का एडवांटेज क्या है? पीरियोडिक का एडवांटेज, लोग पीरियोडिक करते ही क्यों हैं, साल के एक बार क्यों घुसते हैं? तो टाइम सेविंग है जी, थोड़ा सा टाइम सेव रहता है। ठीक है जी। राइट, दिस इज टाइम सेविंग। दूसरा, नंबर 2, इट इज ऑल्सो चीप। वाई चीप? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा लेबर फोर्स नहीं चाहिए आपको, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनानी, बहुत सारा रिक्रूटमेंट्स नहीं करनी है, इसलिए। राइट। हम यहाँ पे कंजम्पशन निकालते हैं। कंजम्पशन कैसे निकालते हैं? हम कंजम्पशन निकालते हैं ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। कैसे निकालते हैं बेटा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, जैसे हमने ट्यूबलाइट्स में किया या फिनाइल में किया था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग किया और आराम से हमारा काम आ गया। दिस इज द एडवांटेज ऑफ पीरियोडिक, कि हमारा काम बहुत जल्दी जल्दी निपट जाता है। बट ये जल्दी के चक्कर में हम एक्चुअली बहुत सारा नुकसान कर रहे होते हैं, और यही चीज को बचाने के लिए हम परपेचुअल मेथड में आते हैं। सो परपेचुअल क्या चीज है? परपेचुअल का मतलब है हम कॉन्टिन्यूस बेसिस पे निगरानी रख रहे हैं, हम कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड बनाते हैं, हम कॉन्टिन्यूस बेसिस, जैसे सामान आया तभी रिकॉर्ड कर लिया, जब सामान जा रहा है तब रिकॉर्ड कर लिया, जैसे हमने मटेरियल रिक्विजिशन नोट ये वो सब बनाए थे, वो सब बेसिकली पीरियोडिक का पार्ट है। जो स्टॉक लेवल्स की है वो भी पीरियोडिक का पार्ट है, जो ईओक्यू की है वो भी पीरियोडिक, परपेचुअल का पार्ट है।
राइट। ये सब कुछ चीजें जितना भी अभी तक आपने पढ़ा, वो जो परचेज मैकेनिज्म पढ़ा था वो भी यहाँ पे परपेचुअल का पार्ट है, पीरियोडिक का नहीं है, सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया था। और जो ईओक्यू था मैक्सिमम मिनिमम लेवल था। अब आप बोलो मैम ऐसे कैसे, देखो बेटा बड़ा सीधी सी बात है, अगर मैंने मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल सब सेट कर लिया और उसके बाद मैं स्टोर में एक साल में एक बार जा रही हूँ, तो क्या हक करेगा रीऑर्डर लेवल, राइट। आपको अगर रीऑर्डर लेवल पे सामान मंगवाना है तो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आपको चेक करना पड़ेगा, कहीं सामान रीऑर्डर लेवल पे तो नहीं पहुंच गया, कहीं हम मिनिमम तक तो नहीं आ गए, कहीं हम मैक्सिमम से ऊपर तो नहीं चले गए। दैट मीन्स ये जो चीज़ चल रही थी आपकी लेवल सेटिंग, ईओक्यू, ये सब चीज़ें कॉन्टिन्यूस बेसिस पे काम करी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वंस इन अ ईयर जाओगे तो काम हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो तो खत्म होने के बाद ही पता चलता है कि सामान खत्म हो गया और उसके फिर आप भाग रहे हो, राइट। सो परपेचुअल के अंदर फायदा क्या है, व्हाट इज द एडवांटेजेस। ये अगर वो कंपनी जिसकी मैं आपको बात बता रही थी, अगर वो सारा का सामान उसकी जो परपेचुअल पे आइटम्स थी जिसकी रिकॉर्ड तुरंत बनता, उसमें तो 1 रुपए की भी गलती नहीं मिली, आपको पता है 1 रुपए की गलती नहीं मिली। बट जो पीरियोडिक पे थी सब में गड़बड़ थी, सब में घपला था। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ परपेचुअल। नंबर 1, कीप्स मोरल चेक ऑन द स्टाफ। देखो एक्चुअली एक कहावत है कि चोर चोर तक कोई भी चोर तब तक नहीं बनता जब तक उसको चोरी का मौका नहीं मिलता, राइट। क्या करें, इंसान है, राइट। अगर हमारे को जरा सा भी चोरी का मौका मिलता तो यूजुअली ये होता है कि हम लोग दाएं बाएं करके चोरी कर लेते हैं, राइट। तो ये मोरल चेक है स्टाफ के ऊपर। स्टाफ ईमानदार रहता है कि अगर आपके सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उनको पता है बेटा तूने इधर से उधर किया तो तू पकड़ में आ जाएगा, और पकड़ में आएगा तो फिर तेरी ऐसी तैसी। सो एक तो मोरल चेक ऑन द स्टाफ। दूसरा, अगर कॉन्टिन्यूस बेसिस पर आप सामान को चेक कर रहे हैं तो वेस्टेजेस अवॉइड हो जाती हैं। अगर आप रोज जा रहे हैं स्टोर में, रोज रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो कहीं चूहा खा रहे हैं, कहीं सामान खराब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप तुरंत उसको जज कर सकते हैं। दैट इज द वेस्टेजेस आर अवॉइडेड। देन नंबर थ्री इज दैट फ्रॉड कैन बी कंट्रोल्ड। देखो बेटा जी, कोई भी स्कैंडल फर्स्ट डे स्कैंडल नहीं होता, राइट। आपकी घर की मेड भी होगी ना, तो आपके घर में क्या होगा कि कहीं पर 10 रुपए का नोट पड़ा हुआ था, तो वो देखेंगे अच्छा 10 रुपए का नोट इधर देखेगी, उधर देखेगी, और 10 रुपए का नोट रख लेगी, राइट। उसके बाद क्या होगा कि देखेगी किसी ने शोर तो नहीं किया। अगर तो आप उसको शोर में, मम्मी 10 रुपए का नोट रखा था मेरा, कहाँ गया, ये वो मम्मी ढूंढ रही है, पापा ढूंढ रहे हैं, उसको कहा बाप रे, ये तो 10 रुपए के पीछे बड़ा, आपको मिलेगा नहीं वो 10 रुपए का नोट, बट स्टिल उसको अलर्ट हो जाएगा कि अरे 10 रुपए के नोट के पीछे इतना हंगामा कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा ले लिया होता तो यहाँ तो बेटा ऐसे ऐसी थी। बट अगर सपोज उनको पता ही नहीं चलता तो क्या होता, अगली बार 100 रुपए का नोट लेके जाती, और अगर तब भी पता नहीं चलता तो पापा की जेब से 500 रुपए निकलते, और तब भी नहीं पता चलता तो आपकी सीधा घड़ी जाएगी। दैट मीन्स स्कैंडल्स या फ्रॉड्स हमेशा बड़े होने की टेंडेंसी रखते हैं, राइट। अगर आप इनिशियल लेवल पर उनको कंट्रोल कर लो, आपका डेली का सुपरविजन है, डेली का कंट्रोल है, आपके प्रॉपर रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, तो जो बंदा आएगा थोड़े अगर चोरी करने की कोशिश भी करेगा, तुरंत अलार्म बज जाएगा, शोर मचना शुरू हो जाएगा, किसने किया, क्या किया, कैमरा ढूंढो, ये करो वो करो, तो क्या होगा, तुरंत वो बंदा अलर्ट हो जाएगा, आगे चोरी नहीं करेगा। इट कीप्स मोरल चेक, और फ्रॉड भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा कि शुरू में बहुत थोड़ी सी चोरी होती है। देन नेक्स्ट, अगर हमारे पास परपेचुअल सिस्टम है तो हम एंट्रिम रिपोर्ट्स बना सकते हैं। एंट्रिम रिपोर्ट्स कैन बी मेड। देखो पीरियोडिक के अंदर एक प्रॉब्लम ये थी, समस्या ये थी, वहां पर क्या है कि सारा साल के एंड में हम सारा सामान एक बार काम रोक देते हैं, और काम रोक के पहले काउंटिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि बार बार सामान आ रहा होगा जा रहा होगा तो आप काउंट नहीं कर सकते। सो एज अ रिजल्ट काउंटिंग करने के लिए 1 दिन 2 दिन डिपेंडिंग अपॉन स्टोर वो बंद कर दिया जाता है स्टोर, राइट। अब सपोज करिए आज बैठे बैठे मेरा मन करे कि चलो मैं आज देखती हूँ मेरे स्टोर में कितना स्टॉक है, तो क्या मैं पीरियोडिक होते ढूंढ सकती हूँ? आंसर इज नो। पीरियोडिक में जब पिछले साल स्टोर में गए थे तब जाके पता था, अब इतने महीनों में क्या हुआ, क्या आया, क्या गया, कुछ पता नहीं है। इसका मतलब मैं साल के बीच की रिपोर्ट नहीं बना सकती। बट परपेचुअल में तो आपका मिनटों काम है, क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड बन रही है, हर चीज के डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, तो उन सबको अपने रिकॉर्ड में लेना, उन सबको नोट डाउन करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, राइट। सो एंट्रिम रिपोर्ट्स कैन ऑल्सो बी मेड। देन नंबर 5, that is the stock can be
maintained properly. Understocking or overstocking is avoided. राइट बहुत ज़्यादा कम स्टॉक, बहुत ज़्यादा स्टॉक, ये बचाया जा सकता है, क्योंकि अब आप मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल मेंटेन करेंगे, और ये मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली आपको परपेचुअल रिकॉर्ड्स चाहिए। रिकॉर्ड्स होंगे तभी आप उसको मैक्सिमम मिनिमम पे आप ला सकते हैं। आप कह सकते हैं हाँ इस लेवल पे सामान मंगवाना है, सो ऑन सो फोर्थ। अगर आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो बताओ कैसे आप रीऑर्डर लेवल या मैक्सिमम लेवल या मिनिमम लेवल को बनाओगे? बना ही नहीं सकते ना आप तो, राइट। सो दैट मीन्स स्टॉक लेवल्स कैन बी मेंटेन्ड। यहाँ पर हमारे स्टॉक लेवल्स बहुत अच्छे से मेंटेन किए जा सकते हैं, राइट। एंड द लास्ट वन इज, यहाँ पर सिंस रिकॉर्ड है हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम बड़े ठीक से मिलता है। इंश्योरेंस क्लेम कैन बी प्रॉपरली रिसीव्ड। कभी खुदा ना खासा कोई नुकसान हो जाए तो आपके पास पूरा स्टॉक का रिकॉर्ड है, पीरियोडिक में तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसकी वजह से आप पीरियोडिक के अंदर अपना स्टॉक का रीइंबर्समेंट नहीं ले पा रहे थे, बट यहाँ तो ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर स्टॉक का रिकॉर्ड लेने के लिए हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं, राइट। अब इस सवाल उठता है कि आपको सभी एडवांटेज समझ में आ गए जी? सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ परपेचुअल सिस्टम, राइट। अब मैं आगे चल रही हूं बेटा। माय नेक्स्ट पॉइंट इज, let's carry on. My next point is, what are the records of perpetual system? What are the records of perpetual system? हमारे perpetual system का records कौन कौन से हैं? हमारे perpetual system के बेटा जी 2 records होते हैं, rather you can say 3 records होते हैं. One is called as bin card, right? Then other is called as store material control record, and the last one is called as stores ledger. ओके, बिन कार्ड. अब समझिए बिन कार्ड क्या चीज होती है. देखिए, बिन कार्ड का मतलब होता है एक ऐसा कार्ड, राइट. ये जो कार्ड है ये बिन के साथ, बिन का मतलब तो डब्बा, डस्ट बिन, बिन मतलब डब्बा, राइट. तो हमारे जो रैक्स हैं, जो कंटेनर्स हैं, हमारे जो भी कुछ चीजें हैं, उनको हम लोगों ने कहा बिन कार्ड. सो ये जो बिन कार्ड है उसके ऊपर कैसा होता है, जैसे कंपनी का नाम लिखा होता है और लिखा है जैसे बिन कार्ड. अब इस बिन कार्ड के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिन नंबर क्या है जिसके ऊपर कार्ड लगना है, उसके अंदर आइटम कोड क्या है, राइट. आइटम कोड या SKU जैसे आप बोलेंगे आप उसको बोल सकते हैं, राइट. फिर उसके बाद आइटम का डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है या आइटम का नेम क्या है, वो सारा हो गया. उसके बाद यहाँ बता दिया हमने रीऑर्डर लेवल क्या है, मिनिमम लेवल क्या है और मैक्सिमम लेवल क्या है. ये सब हमने ऊपर पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए हैं, राइट. ये सब हमने पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए हैं. और उसके बाद हमने बनाया एक टेबल. इस टेबल के अंदर हमने यहाँ पर डाला डेट, रिसीट, इशू, बैलेंस. डेट, रिसीट, इशू, बैलेंस. मान लीजिए अब आपने इस कार्ड को क्या किया, एक रैक पे लगा दिया. अब जब भी आप जाएंगे वहां पर वो जो बंदा होगा सामान रखेगा और इस बिन कार्ड को निकालेगा, उसके अंदर एंटर डालेगा, साइन करेगा और आगे चल देगा, राइट. तो सपोज करिए 1 तारीख को ओपनिंग बैलेंस जो था दैट वाज 70 यूनिट्स. उसके बाद 7 तारीख को कुछ नया यूनिट्स आया 100 यूनिट्स, तो इसका मतलब टोटल 170 हो गए. और फिर जब भी कभी कोई सामान निकालेगा, मान ली 10 तारीख को इसमें से 30 यूनिट्स निकले, तो दैट मीन्स ये बच गए 140 यूनिट्स.
तो इस तरह से जब भी कोई सामान डालने जाएगा तब भी नोट डाउन करेगा, और जब भी कोई सामान निकालने लाएगा तब भी नोट डाउन करेंगे। सिंस जाते समय भी और आते समय भी दोनों नोट डाउन्स हो रहे हैं, तो इसका पूरा कंट्रोल रह रहा है तब। और इसके अलावा जो बंदा रख के आ रहा है उसे पीछे वाला स्टॉक भी अप्रोक्सीमेटली देखा था कि हाँ इतना है, तो इसका स्टॉक टेकिंग भी हो रही है और रिकॉर्ड मेकिंग भी हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज बिन कार्ड। सो इट इज अ कार्ड which is attached to bin. So it is a card attached to bin or rack और कंटेनर। ये वो कार्ड है जो बिन के साथ या रैक के साथ या कंटेनर के साथ अटैच हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज बिन कार्ड, राइट। माई फर्स्ट कार्ड, दिस इज माई बिन कार्ड। मगर ये जो बिन कार्ड है ये है तो अच्छा, मगर इसके अंदर कुछ पंगा है। क्या पंगा है? एक तो जो बहुत बड़ा स्टोर होता है, जैसे आजकल अगर आप कभी वीडियोस देखे तो अमेज़न का स्टोर देखिए, तो इतने बड़े बड़े स्टोर हैं इन लोगों के, मतलब इनके अंदर मतलब सामान लाने के लिए भी बड़ी बड़ी मूविंग ट्रॉलीज चल रही हैं, बड़े बड़े ट्रक्स चल रहे होते हैं इनका से सामान को निकालने के लिए, लेने के लिए। तो इतने बड़े बड़े बिन्स होते हैं इनके पास। अब हर बिन कार्ड के अंदर जाके एंटर डाल के आना और फिर निकाल के आना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। स्टोर कीपर कहाँ तक भागेगा? मान लीजिए 5 स्टोरी का स्टोर है, 5 मंजिल का, 5 स्टोरीज का वो स्टोर है, और वहाँ एक ही एग्जिट डोर है, वहाँ पे स्टोर कीपर बैठा हुआ है। अब वो क्या सामान जब भी रखने जाएगा तब वहाँ पे दौड़ के एंट्री डाल के आएगा, और जब भी सामान लेके आ रहा है तब भी दौड़ दौड़ के एंट्री डाल के आ रहा है। कितना दौड़ लगाएगा? मतलब कि जहाँ पर वो सपोज एक बिन में रख के आया और उसमें एंट्री डाल के आया, इतने में 4 लोग खड़े, जी हमें दे दो, हमें ले लो, हमें दे दो, हमें ले लो। अब वो चारों को दे के आएगा, लेके आएगा सामान, दौड़ दौड़ के एंट्री डाल रहा है। कितना भला, कितने चक्कर लगाएगा? थक गया भाई, हाँ क्या करूं? तो उसके बाद बोलते हैं बेटा तू रिलैक्स हो जा, यहीं बैठ जा गेट पे, कोई जरूरत नहीं भागा दौड़ी करने की, तेको बिन कार्ड हम यही ला के देते हैं। सो एक बन गया हमारा स्टोर मटेरियल रिकॉर्ड। स्टोर मटेरियल कंट्रोल रिकॉर्ड क्या है? इट इज अ बिन कार्ड का भाई, राइट। इट इज अ बिन कार्ड टाइप डॉक्यूमेंट वेयर द cards are kept in drawer. कार्ड्स को कहाँ रखा जाएगा बेटा? ड्रॉर में रखा जाएगा। कार्ड्स आर केप्ट इन ड्रॉर एंड साइड ड्रॉर में सामान रखते जाइए। कार्ड्स आपका रख दिया आपने ड्रॉर में, और उसके बाद आपने वहीं पर उसको बिठा दिया। अब जब भी कोई सामान आएगा, जैसे रिलैक्स, जैसे लाइब्रेरी में होता है ना, रिलैक्स, कोई सामान लेके आ रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे लड़का लगा दिया है, वो अपने आप, या रोबोट्स लगा दिए हैं, अपने आप सामान जाके रख के आ रहे हैं, हमने यहीं पे कंप्यूटराइज उसमें एंटर डाल दी है, या सिंपल उस कार्ड को निकाला अपने ड्रॉर सिस्टम में से, कार्ड को थोड़ा मैनुअल बता रही हूँ आजकल, अब तो सब चीज़ कंप्यूटराइज हो गई हैं, तो मैनुअल निकाला, उसमें एंटर डाला, चल बेटा रखा। और कोई जा रहा है सामान, तो जाते समय आपने उसको चेक कर लिया, हाँ भाई ये सामान जा रहा है, ओके जा, सिंपल ड्रॉर में से कार्ड निकाला, एंटर डाला, चल बेटा हो गया काम। सो दिस इज अ बिन कार्ड इन अ ड्रॉर सिस्टम। यहाँ से फायदा क्या है कि जो स्टोर कीपर है वो भागना नहीं पड़ता, उसको पूरे स्टोर के ऊपर निगरानी भी रहती है कि क्या सामान जा रहा है, क्या सामान आ रहा है, पूरा हमने देखा भी है, और हमारे सामान के साथ साथ हमारे यहाँ पर प्रॉपरली कंट्रोल भी हो रहा है, नहीं तो बहुत दिक्कत आती है, राइट। अब आता है तीसरा, हमारा आता है स्टोर लेजर। व्हाट इज अ स्टोर लेजर? स्टोर लेजर, इट इज a card, it is a card, no, it is a ledger accounts, right? फिर से बात करते हैं, it is a proper ledger accounts which shows both the quantity and the amount, right? अब हमारे देखिए बिन कार्ड में और स्टोर मटेरियल कंट्रोल रिकॉर्ड तो एकदम सिर्फ जुड़वा भाई हैं, सिर्फ एक
बिन में टंगा हुआ था और एक ड्रॉर में रखा हुआ था, इतना सा ही फर्क है। और स्टोर लेजर क्या चीज़ है? स्टोर लेजर जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, आपने याद है आपको हर डॉक्यूमेंट की एक कॉपी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के पास जाती है? हाँ मैम याद है। तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बनाता है स्टोर लेजर। तो जब भी उनके पास मटेरियल रिक्विजिशन नोट या परचेज रिक्विजिशन नोट या परचेज ऑर्डर या इनवॉइस आता है, वो हाथ के हाथ रिकॉर्ड बनाते जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टोर लेजर, राइट। इसके अंदर खास बात क्या है कि ये जो है दोनों के दोनों, ये सिर्फ क्वांटिटी वाइज हैं, ये सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर काम करते हैं, कितने यूनिट्स, बट ये क्वांटिटी और अमाउंट दोनों के ऊपर काम करता है। किस रेट पे इशू किया, क्या किया, वो भी देखता है, राइट। सो ये बनाता कौन है? दिस इज मेड बाय, सिंपल सी बात है, दिस इज मेड बाय द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, और ये दोनों के दोनों दे वर मेड बाय स्टोर कीपर, राइट। तो ये दोनों के दोनों स्टोर कीपर बना रहे हैं, और हमारे स्टोर लेजर है वो कौन बना रहा है? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बना रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 डॉक्यूमेंटेशंस रेडी हो गए, राइट। दिस इज कॉल्ड एज परपीचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। परपीचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम को हमने किस तरह से आगे लेना है, लेट्स सी दैट, लेट्स प्रोसीड ऑन विद व्हाटएवर वी आर नाउ डूइंग। अभी देखते हैं कि स्टोर लेजर कैसे बनता है। बेटा स्टोर लेजर के लिए हम लोग कई मेथड सीखने वाले हैं, राइट। ये सब चीज़ें आप लोग ऑलरेडी किसी ना किसी लेवल पे शायद सीख के आए होंगे, अगर नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, मैं सिखाई रही हूँ। वन इज फीफो, अदर इज लीफो। तीसरा मैं सिखा रही हूँ आपको सिंपल एवरेज। बट ये सिंपल एवरेज कभी भी बिना अकेले नहीं चल सकता, इसको फीफो या लीफो के सहारा चाहिए होता है। और लास्ट वन इज वेटेड एवरेज। तो स्टोर लेजर के अंदर सिंस प्राइसिंग होनी है, अमाउंट होने हैं, उसकी वजह से हमारे को इनका काम करना पड़ता है। मैम ये सब क्या है? बेटा फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। सिंपल एवरेज के अंदर हम सिर्फ रेट्स का एवरेज करते हैं। एवरेज ऑफ रेट्स आर कैलकुलेटेड। हम क्या करते हैं? रेट्स का एवरेज निकालते हैं। बट वेटेड एवरेज में क्या होता है? सम ऑफ अमाउंट डिवाइड बाय सम ऑफ क्वांटिटी करके हम लोग वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। व्हाट इज इट? सम ऑफ अमाउंट डिवाइड बाय सम ऑफ क्वांटिटी। सो सम ऑफ अमाउंट डिवाइड बाय सम ऑफ क्वांटिटी करेंगे तो हम लोग एक रेट पे पहुंच जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज। कैसे करना है? लेट्स लर्न। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे हमारे घर में भी बहुत सारा सामान हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रखते हैं। जैसे कि मम्मा हमेशा क्या करती है कि अगर पुरानी दाल रखी है तो फिर नई दाल नहीं भिगोएंगी, है ना। तो पहले वो क्या करेंगे? पहले पुरानी दाल पूरी खत्म करेंगी, फिर नया पैकेट खोलेंगी। ऐसे ही आपको भी कभी डांट पड़ती है, कभी कभी आप क्या करते हो, पुराने बिस्किट्स रखे हुए बट आपने नया पैकेट खोले तो मम्मी बोलती है अभी पहले पुराने खत्म करो उसके बाद नया खोलना। इसका मतलब शी वांट्स यू टू डू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले जाएगा। बट आप क्या करते हो? आपको तो बस जो हाथ में आया वो ले लिया, या आपको जो पसंद आया आपने वो खा लिया। सो दैट मीन्स आप लोग लीफो की तरफ चलते हो कि जो लास्ट में आया वही, जो ऊपर दिख रहा है वो खा लिया, राइट। सो दिस इज फीफो एंड लीफो। प्रैक्टिकल लाइफ में फीफो और वेटेड एवरेज इज मोस्ट पॉपुलर। these are two methods which are most popular, right? So मैं इनको क्राउन पहना देती हूँ। ये हमारे सबसे अच्छे मेथड्स हैं। ये दोनों मेथड्स प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट। लीफो गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है क्योंकि उसमें टैक्स इवेशन का भी चक्कर रहता है, कहीं ना कहीं थोड़ी टैक्स प्लानिंग रहती है। और सिंपल एवरेज के अंदर सिंस उसको फिर से फीफो या लीफो की लाठी चाहिए तो वो अपने आप में बहुत बढ़िया मेथड नहीं है, इसलिए हम सिंपल एवरेज वैसे भी यूज़ नहीं करते हैं। सो अभी हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे 4 तरीके से। सेम क्वेश्चन हम 4 बार करेंगे ताकि हम चारों मेथड सीख सकें। सो एक काम करते हैं, अपना क्वेश्चन खोलिए,
बुक खोलिए, क्वेश्चन नंबर 13 करिए और इस क्वेश्चन नंबर 13 को हम आज 4 तरीकों से डन करेंगे। ओके, आर यू रेडी? सबसे पहले सीखिए स्टोर लेजर दिखता कैसे है। तो मैं अपने यहाँ पर कुछ लाइनें डाल लेती हूँ, राइट, ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए। आपकी कॉपीज में ऑलरेडी लाइन थी, मैंने अब दोबारा अपनी लाइन में बना ली है। तो अब मुझे बनाना है स्टोर लेजर, राइट। बुक खोलिए और देखिए, दिस इज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, स्टोर लेजर फॉर जनवरी, राइट। उसके बाद हमारे यहाँ पे 4 कॉलम्स बन रहे हैं, एक डेट का, एक पर्टिकुलर्स का, एक रिसीट का, फिर इश्यूज और फिर बैलेंस, राइट। तो ये हमारे 4 नहीं, कितने कॉलम बन गए? 1 2 3 4 5। सो हमारे पास 5 कॉलम बन रहे हैं। तो चलिए, ये स्टोर लेजर के अंदर कितने कॉलम है? 5 कॉलम है। तो एक हुआ डेट, एक हुआ जी पर्टिकुलर, राइट, एक हुआ रिसीट। रिसीट के अंदर 3 सब कॉलम्स होते हैं, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। क्या बेटा? क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फिर आता है इश्यूज, अगेन क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। और फिर आता है बैलेंस, फिर से क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ओके, सो ये मेरा बना स्टोर लेजर। अब इस स्टोर लेजर का मैं काम करती, जो फॉर्मेट मैंने बनाया है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ओके, माय फॉर्मेट इज रेडी। और मैं अब इसको फीफो करने से पहले ज़रा कॉपी कर लूँ, क्योंकि मुझे इसी फॉर्मेट को ले करके आपको लीफो भी सिखाना है और वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज भी सिखाना है। आप कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ये चीज़ नहीं है। सो आपको तो ड्रॉ ही करना पड़ेगा, तो आप उस टाइम पॉज कर लीजिएगा, राइट। तो ये रहा मेरा कॉपी कमांड, राइट। सो अब आगे मैं चली। लो जी, सो मेरा जो स्टोर लेजर है वो 4 बार तो कॉपी हो गया। अब मैं वापस आ जाती हूँ। बस भैया मुझे और पेस्ट नहीं चाहिए, क्यों पूछ रहे हैं? लो, आ गई मैं। ओके, सो आई विल बी डूइंग द सेम क्वेश्चन 4 टाइम्स एंड दिस इज माय स्टोर लेजर। इस बार थोड़ा खिचपिच हो गया स्टोर लेजर। मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। चलिए आइए, मैं रेडी हो गई हूँ और ये मेरा स्टोर लेजर शुरू होने को आया है और ये मेरी लाइनें थोड़ी सी हिल गई हैं। लो जी, मैंने उनको भी ले लिया कॉन्फिडेंस में। तुम मत हिलो भैया। चलो, अब मेरा काम बिल्कुल पूरा परफेक्टली स्टार्ट हो सकता है। आपको ये बार बार स्टोर लेजर बनाना पड़ेगा, आपके पास मेरे डिवाइसेस नहीं हैं।
So this is using FIFO. Okay, are you with me? Yes ma'am. तो FIFO उठाते हैं जी. सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन के अंदर, मैं अपना क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ. सबसे पहले दिया हुआ है 1 जनवरी. अगर 1 जनवरी दिया हुआ है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. और ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4. दिस इज 200 रुपीज. हाउ मेनी यूनिट्स? 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4. कितना बेटा? 200 यूनिट्स. ओके, उसके बाद आ रहा है 5th जनवरी. कितना आ रहा है बेटा? 5th जनवरी. नाउ परचेज ऑर्डर 10. परचेज ऑर्डर 10. परचेज ऑर्डर 10 में आपके पास परचेज हुआ है 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3. दिस इज 120. इसका मतलब मेरे पास अब 90 यूनिट्स हो गए हैं. दो तरीके के हैं, एक 50 यूनिट्स हैं, एक 40 यूनिट्स हैं. कुछ 4 रुपीज़ पर है, कुछ 3 रुपीज़ पर है. टोटल अमाउंट हुआ 320. इज इट ओके? नाउ 5th जनवरी के बाद आता है 8th जनवरी. परचेज ऑर्डर 12. और परचेज ऑर्डर 12 पे चलिए 30 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4. दैट इज 120. राइट, दिस इज 8th जनवरी. और अब ऐड करते हैं. 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120. 123 टाइप्स का हो गया. 50, 40 एंड 30. कितने कितने अमाउंट का? 4, 3 एंड 4. टोटल ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 440. राइट, 440. दिस इज 8th जनवरी. नाउ कम्स 10th जनवरी. हमारे पास मटेरियल रिक्विजिशन आ रही है 4 यूनिट्स की. राइट, डेट वाइज करना है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, आपको डेट का ध्यान रखना पड़ेगा. 70 यूनिट जाने वाला है. और हमें जब जाता है तो उस टाइम पे ध्यान रखना चाहिए कि ये फीफो करना है कि लीफो करना है. अब की बार हम कौन सा कर रहे हैं? फीफो. वी आर यूजिंग फीफो राइट नाउ. अगर फीफो है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि पहला 50 वाला जाएगा 2 रुपये पर, फिर 20 वाला जाएगा 3 रुपये पर. सो 50 वाला 2 रुपये पर, मतलब सॉरी 50 वाला कितने पर है? 2 रुपये पर नहीं है. 50 वाला 4 रुपये पर है. सो 50 वाला जो पहले ये वाला स्टॉक जा रहा है और उसके बाद फिर इसमें से जा रहा है. राइट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी यूजिंग 50 यूनिट्स जो सबसे पहले थे ओपनिंग बैलेंस वाले, वो यूज़ किए. फिर 20 यूनिट्स करें. टोटल बन गया हमारा 260. कितना बना? 260. तो बचा कितना? 120 में से 70 गया, बच गया 50. 50 कहाँ से बचा? ये 50 तो पूरा खत्म हो गया, आपको पता ही है. राइट, और ये 40 में से 20 चला गया था. दैट मीन्स 20 बचा. इस 40 में से 20 चला गया तो कितना बचा? बाकी 20 यहाँ बच गया. राइट, सो 20 और दूसरा है 30 यूनिट्स. दिस आर एट द रेट ऑफ 3, these are at the rate of 4. 23 is a 60 and 30 into 4 is 120. This is totaling amount to 180. टोटल कितना आया बेटा? 180. फिर आगे चलते हैं. 10 तारीख आ गई. अब हमें करना है 12 तारीख, 12 जनवरी. सो व्हाट अबाउट दिस 12 जनवरी? 12 जनवरी देखिए, मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 5. उसके बाद ऊपर तो से 15 जनवरी थी ना. सो 12 जनवरी हमारी मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 5 पे 10 यूनिट्स जा रहे हैं. कहाँ से जाएंगे? ऑब्वियसली इसमें से जाएंगे जी, है ना. किस में से जाएंगे? इसमें से जाएंगे. ओके, तो हमारे पास क्या हुआ? 10 यूनिट्स 3 में से गए, 30 बच गया. 20 में से 10 गया, बच गया 10. राइट, तो 50 में से 10 गया, 40. 10 इसमें से है, 30 ये वाले हैं. ये 3 रुपीज़ है, ये 4 रुपीज़ है. ये बन गया जी 150. कितना बन गया? 150. उसके बाद 12th के बाद हमें नजर आ रहा है 15th. 15th जनवरी परचेज ऑर्डर 11. हाउ मेनी यूनिट्स? दिस इज 20 यूनिट्स at the rate of 5. This is 100. Right, this is 20 units at the rate of 5. This is 100. So ये परचेज ऑर्डर 11 हो गया. और इधर लेके जाएं तो ये कितना हुआ? परचेज आया 60. 10 at the rate of 3.
30 एट द रेट ऑफ 4 एंड 20 एट द रेट ऑफ 5। टोटल बन गया 250। कितना बन गया? 250। अभी हम 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 15th के बाद आ रहा है, तो इसका टोटल बना 250। अब हम आगे चलते हैं। 15th के बाद कौन सी डेट आ रही है? डेट आ रही है 20th ऑफ जनवरी। लो जी, मेरा स्टोर लेजर छोटा पड़ने वाला है, तो 20th ऑफ जनवरी, 20 जनवरी देखिए, मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 6। मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 6 में 20 यूनिट्स की डिमांड आई है, और ये 20 यूनिट्स आपने कहाँ से देने हैं? 20 यूनिट्स में से 10 यूनिट्स तो देने हैं 3 रुपए पर, और 10 यूनिट्स देने हैं 4 रुपए पर। अब तो आई थिंक आपको करना आ गया है ये चीज़। सो 10 एट द रेट ऑफ 3 एंड 10 एट द रेट ऑफ 4 मीन्स 70 रुपीज़। एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट, क्योंकि गया है, इशू है, तो माइनस होएगा। 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। कहाँ से होएगा? ये 10 पूरा फिनिश हो चुका है, और 30 में से भी 10 जा चुके हैं, तो बच गया 20, एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो 20, 4 एंड 5, दिस इज टोटल 180। सो कहने का मतलब ये टोटल मेरा बना 180 का। अब मुझे आगे देखना है। 20 के बाद आ रहा है मेरा 24th ऑफ जनवरी, और मटेरियल रिक्विजिशन है 7। अब की बार 10 यूनिट्स बोले गए हैं। कहाँ से इशू करेंगे? 10 यूनिट्स वही 4 रुपीज़ पर इशू होंगे। तो 10 यूनिट्स 4 रुपीज़ पे इशू होंगे। सो ये 4 रुपीज़ पे इशू हुआ, दिस इज इक्वल टू 40, राइट? कम ऑन, आगे चलिएगा। 40 में से 10 गया, 40 में से 10 गया, बच गया 30। चलिए आइए फटाफट हमारे को फीफो तो अब समझ में आने लगा है, एंड अब मैं आगे बढ़ गई। देखिए जी, क्वेश्चन में और क्या कह रखा था मुझे? क्वेश्चन में इसके बाद कह रखा था 26th January, there was a purchase order number 13. So in this purchase order number 13, there are 40 units at the rate of 3, 120 आया है सामान, तो ऐड हो जाएगा। 30 में 40 ऐड हुआ, 70। मैं फास्ट तो नहीं हो गई ना? नहीं मैम, हम आपसे फास्ट चल रहे हैं, फिक्र मत करो। सो 140 प्लस 120 इज इक्वल टू 260। ओके, नाउ कम्स 27th जनवरी, और 27th जनवरी अगर आप देखो तो आपको कह रखा शॉर्टेज। अभी हम पॉइंटर रिमेंबर में पढ़ेंगे कि शॉर्टेज भी इश्यूज की तरह माना जाता है, क्योंकि वो गया ना, खराब हो गया, गुम गया, जो भी हुआ, शॉर्टेज। तो शॉर्टेज जब भी होगा, विल ट्रीट इट लाइक अ इशू। सो देयर आर 5 यूनिट्स, देयर आर शॉर्टेज, राइट? देयर आर 5 यूनिट्स। हमने फीफो लगाना है 4 रुपीज 20, राइट? दिस इज 65 यूनिट्स। कैसे वैल्यू हुआ? 5 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 40 यूनिट्स, 4, 5 एंड 3, दिस इज 240। सो आज आपने फीफो सीखा। अब हम एक लीफो और सीख लेते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप अगला क्वेश्चन जो है वो फीफो और लीफो के हिसाब से कुछ प्रैक्टिस करके आए। मैं होमवर्क दूं, फिर आपको सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज पे नेक्स्ट क्लास में लेके जाऊंगी। तो पहले हम लोग लीफो भी करेंगे। तो चलिए आइए बेटा, अपन लीफो कर रहे हैं। चलिए रेडी हो गए हैं? देखिए क्या आया। दिस इज हमारा पूरा फीफो का स्टोर लेजर आ रहा है जी। दिस इज माय फीफो। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया है? अगर नोट डाउन नहीं किया है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप उसको पॉज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब पहले जो सामान आया था वो पहले ही जाएगा, और जो बाद में सामान आया था वो धीरे धीरे सीक्वेंस में जाएगा। मतलब जैसे हम लोग कभी भी किसी क्यू में खड़े होते हैं, तो पहले बारी का नंबर आया, फिर दूसरे बारी का नंबर आया, फिर तीसरे वाले का नंबर आया, ऐसे नंबर में चलते हैं, है ना? सो दिस इज फीफो। ये नीचे वाला स्टोर लेजर का सेकेंड हाफ, आप उसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ लीफो के ऊपर। अगर हम लीफो के ऊपर चलते हैं तो क्या होगा? आइए जी फटाफट लीफो काम करके आते हैं, और लीफो का काम समझने के लिए लास्ट इन फर्स्ट आउट करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 13 अगेन विद लीफो। सो लेट्स स्टार्ट विद 1st of January। 1st of January ओपनिंग बैलेंस है भाई, कितने यूनिट्स हैं? 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4, 200 जी, बिल्कुल ठीक है जी। देन 5th of January हमने खरीदा, दैट इज परचेज ऑर्डर नंबर 10।
In this purchase order number 10, we are purchasing 40 units at the rate of 3. This is 120. We are purchasing 40 units at the rate of 3. So 120 कितना हुआ? 90 units हो गया. 50 at the rate of 4. 40 at the rate of 3. Total comes out to be 320. Total comes out to be 320. Okay. Now comes 8th of January. Purchase order number 12. Right. So in this purchase order number 12, this is 30 units at the rate of 4. This is 120. आइए फटाफट ऐड करते हैं. 90 में 30 ऐड करेंगे तो कितना आया? 120 आया. तो चलिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 50 4 रुपये पर है, 40 3 रुपये पर है और 30 4 रुपये पर है. टोटल मिलाकर 320 में 120 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 440 आ जाएगा. यहाँ तक तो फीफो या लीफो सेम रहेगा. वाई सो? बिकॉज अभी तक आपने इशू नहीं किया. जो डिफरेंस आता है वो इशू में आता है. तो सबसे पहले अब इशू की बारी आ रही है और मेरे पास 10 जनवरी को आया मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 4 और यहाँ इशू हो रहे हैं 70 यूनिट्स. आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड. यू नो लीफो है, लास्ट में जो आया था वो सबसे पहले जाएगा. तो सबसे पहले लास्ट में क्या आया था? 30 आया था. क्या आया था? ये वाला 30 आया था. सो हमने क्या किया? हमने 30 एट द रेट ऑफ 4 ये इशू किया. फिर उसके बाद सेकेंड वाला आया 40 एट द रेट 3. दिस इज 240. बच गए ओरिजिनल वाले बेचारे. बोले हम पहले भी अकेले थे और अभी भी अकेले हैं. कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं. दिस इज नाउ नेक्स्ट इज 12th of January. मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 5. इस मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 5 में अगर मैं देखूं तो 10 यूनिट्स है. कितने यूनिट्स है? 10 यूनिट्स है. तो मैं किस पे करूंगी? 4 रुपीज पे करूंगी. दिस इज हाउ मच? दिस इज 40. राइट. तो बच गए हमारे पास 50 में से 10 गया 40. 50 में से 10 गया 40. एट द रेट ऑफ 4 दिस इज 160. इज इट ओके? राइट मैम. देन 12th जनवरी के बाद आता है 15th जनवरी. राइट. 12th जनवरी के बाद क्या आता है जी? 15th जनवरी. 15th जनवरी में आता है परचेज ऑर्डर नंबर 11. 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5. दिस इज 100. 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5. दिस इज 100. हो गया सेट. डन. अच्छा 40 में 20 और ऐड कर दिए तो आपके पास बन गया 60. 40 and 20. दिस इज 4 and 5. टोटल मिला के दिस बिकम्स 260. राइट. ये भी हो गया जी हमारा. अब 15th जनवरी हो गया. अब मैं आगे बढ़ी. आओ जी नेक्स्ट काम शुरू करते हैं. ये मेरा 15th जनवरी का काम हो गया. 15 जनवरी के बाद आ रहा है जी 20th जनवरी. मटीरियल रिक्विजिशन नंबर 6. मटीरियल रिक्विजिशन नंबर 6 इज 20 यूनिट्स. कौन से जाएंगे फिर से बताओ? अभी आए थे मैम बेचारे, वही जाने वाले हैं. सो जो 20 यूनिट्स आए 15 जनवरी को वही इशू हो गए 20 जनवरी को. दिस इज 100. बच गए 40 एट द रेट ऑफ 4. 160 अगेन. बट 20 के बाद 24th जनवरी आ रही है. मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 7 आ रहा है. अब 10 यूनिट कहाँ जाएंगे? वही ओरिजिनल. 4 रुपीज 40. दिस बिकम्स 30 एट द रेट ऑफ 4. दिस इज 120. क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है. राइट. 24 के बाद आता है 26 जनवरी. 24 के बाद आता है 26 जनवरी. 26 जनवरी में आ रहा है परचेज ऑर्डर नंबर 13. 26 जनवरी में क्या आ रहा है बेटा? परचेज ऑर्डर नंबर 13. अगर परचेज ऑर्डर नंबर 13 आ रहा है तो 40 एट द रेट ऑफ 3. दिस इज 120. 40 एट द रेट ऑफ 3 कितना बना? ये 120 बना. सो 40 एट द रेट ऑफ 3 120 हो गया. डन. बिल्कुल क्लियर. अब अगर 40 ऐड करना तो बन गया 70. 70 में 30 4 रुपये पर है और 40 3 रुपये पर है. दोनों मिलाकर 240 होता है. दोनों मिलाकर कितना होता है बेटा? 240 होता है. 30 एट द रेट ऑफ 4 120 एंड 40 एट द रेट ऑफ 3 120.
इसके बाद नेक्स्ट आता है 27 जनवरी, दिस इज शॉर्टेज, और शॉर्टेज का मतलब 5 यूनिट्स, 5 यूनिट इशू करना है। लीफो यूज कर रहे हैं जी, अब की बार लीफो ही करेंगे 3 रुपीज पर, दैट इज 15, और ये बच के 65 यूनिट्स, माइनस करिए तो बनेगा 225। अब आप देखिए फीफो में वैल्यू कुछ और आ रही थी और लीफो में सर्टेनली वैल्यू कुछ और आ रही है, दोनों वैल्यूएशन बिल्कुल अलग अलग आ रही हैं। सो एज अ रिजल्ट आप देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यूएशन फीफो के अकॉर्डिंग और लीफो के अकॉर्डिंग डिफरेंट आएगी, राइट। तो हमने आज फीफो और लीफो सीखा, तो क्या आज आप होमवर्क करके आएंगे? तो ठीक है, एक होमवर्क देती हूँ आप लोगों को, होमवर्क करिएगा जी। तो आपने होमवर्क करना है, यही फीफो लीफो के ऊपर एक क्वेश्चन करके आना है, एंड द क्वेश्चन वुड बी, एक बार देखने दीजिए मुझे कौन सा क्वेश्चन, अभी आपने कौन सा क्वेश्चन कर लिया था पिछली क्लास तक, होमवर्क भी दिया था ना मैंने? तो हाँ मैम दिया तो था, किया है पूरा, अभी थोड़ा बचा हुआ है, कर लो बेटा कर लो, अभी नहीं तो फिर बहुत फंस जाओगे। आज तो होमवर्क बहुत थोड़ा सा दे रही हूँ, राइट। सो आज एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, लेट मी सी व्हाट शुड आई गिव यू। ओके, सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 51, इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, राइट। एक 51 कर लीजिएगा, और एक और क्वेश्चन था इजी सा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47, राइट 47। बट 47 अभी हम लोगों को उसके वेटेड एवरेज ही पूछा, वो मत करिएगा कि वेटेड एवरेज मेरे को अगली क्लास में सिखाना है, राइट। सो वी आर डूइंग 47 51 फॉर टाइमिंग, एंड बाकी के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप अब अपना पिछला होमवर्क जरूर खत्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास तक। आज का होमवर्क बहुत ज्यादा नहीं है, सो प्लीज डू रिमेंबर कि आपको अपना होमवर्क फिनिश करके ही आना है अगली क्लास में, ताकि हम आगे चल सकें। अगली क्लास में सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज के अलावा हमारे पास बहुत सारी स्टोर लेजर के एडजस्टमेंट्स आने वाली है, एंड विल बी डूइंग लिटिल टफ क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम। सो करेंगे फीफो लीफो ही, मगर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल मीट यू पक्का नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।